हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी सीरीज में हम पहुंचे हैं क्लास 7 के चैप्टर नंबर 7 पे, एंड दैट इज वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि वेदर क्या होता है, वेदर के हिसाब से यानी कि डे टू डे रिपोर्ट्स के हिसाब से हम क्लाइमेट को कैसे डिसाइड करते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट क्लाइमेट एनिमल्स कैसे अडेप्ट करता है उस पर्टिकुलर क्लाइमेट को। ठीक है, अब नॉर्मली आपने ये चीज देखी होगी कि जब आपको हिली स्टेशंस पे जाना होता है तो आप कैसे कपड़े पैक करते हो, या फिर जब स्काई बहुत क्लाउडी होता है तो पेरेंट्स किस तरीके से इंसिस्ट करते हैं हमको कि अम्ब्रेला लेके चले जाइए, या फिर हमारे जो जितने भी फैमिली फंक्शंस होते हैं वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कैसा वेदर रहने वाला है। ठीक है, या फिर क्रिकेट मैच जब हम देखते हैं तो उसके पहले डिस्कशन जब वो कर रहे होते हैं अबाउट द क्रिकेट मैच, तो उसमें एक बात वेदर रिपोर्ट की भी होती है। ठीक है, यानी कि वेदर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को अफेक्ट करता है, हमारी डेली एक्टिविटीज को भी अफेक्ट करता है, इसलिए हम उसी हिसाब से प्लानिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, हम वेदर के बारे में जो डेली रिपोर्ट्स होती है वो कहाँ देखते हैं, हम देखते हैं टेलीविजन पे या रेडियो पे या न्यूज़पेपर्स पे। जैसे यहाँ पे आपको एक कटआउट दिख रहा है वेदर का कि मैक्सिमम किसी जगह का है ये, कि मैक्सिमम वहां का टेम्परेचर जो है वो इतना है, मिनिमम टेम्परेचर इतना है, सनसेट जो है इस दिन होगा, इतने बजे होगा, या सनराइज ऐसा होगा, मून सेट ऐसा होगा, मून राइज ऐसा होगा, या किस तरीके का टेम्परेचर रहने वाला है। ठीक है, ये सारी चीजें हम वेदर के रिपोर्ट में देते हैं। तो ये जो वेदर का रिपोर्ट बनता है वो कौन बनाता है, वो रिपोर्ट जो है वो बनाते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ये बनाते हैं। अब ये जो डिपार्टमेंट होता है वो किस बेसिस पे बनाते हैं, वो बेसिस होता है दे कलेक्ट्स डेटा ऑन टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी या रेनफॉल, इन सारी चीजों के डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसके हिसाब से प्रिडिक्शन करते हैं कि कैसा वेदर होगा, या फिर वो डे टू डे लाइफ का जो एक जितना भी उनको टेम्परेचर दिख रहा है उस हिसाब से वो प्रिडिक्शन करते रहते हैं और उसको रिकॉर्ड करते चलते हैं, यानी कि हर एक चीज जो है वो रिकॉर्ड होती है। ठीक है, अब आपको ये भी मैंने बताया कि रेनफॉल के बारे में, कि रेनफॉल भी जो है वो एक तरीके का एलिमेंट है वेदर का। तो ये रेनफॉल जो है उसको कैसे कैसे मेजर करते हैं, उसको मेजर करते हैं बाय एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड एज रेन गॉज। तो एक तरीके का इस तरीके का सिलेंडर होता है और उस सिलेंडर में कितना पानी, मतलब एक फनल रख दिया जाता है और उस फनल से पानी कलेक्ट होता है, उससे हमको उसमें जितना भी मेजरमेंट होगा पानी का उससे हमको समझ में आता है कि उस एरिया का, जिस भी जगह पे ये रेन गॉज रखा गया है उस एरिया का कितना रेनफॉल है, कितना रेनफॉल वहां पे हुआ है। एंड डिपेंडिंग ऑन दैट हम ये बताते हैं कि वहां का रेनफॉल लीस्ट रेनफॉल है कि काफी ज्यादा रेनफॉल होता है, वो बताते हैं। ठीक है, यानी कि ओवर अ वीक हम ये रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं वेदर के बारे में, या वेदर क्या होता है वो समझते हैं। द डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एटसेट्रा इज कॉल्ड वेदर एट दैट प्लेस। यानी कि किसी भी जगह का कैसा टेम्परेचर है, या कैसी ह्यूमिडिटी है, कैसा रेनफॉल या विंड स्पीड है, इसके रिस्पेक्ट के हिसाब से वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है या कैसा बन रहा है एटमॉस्फेयर, हम बताते हैं कि आज का वेदर ऐसा रहने वाला है या फिर इस हफ्ते का वेदर ऐसा रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो आपके टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी या जो रेनफॉल है वो आपके वेदर के एलिमेंट्स हैं। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। ठीक है, अब यहाँ पे वेदर के हिसाब से हम नॉर्मली ये भी सुनते हुए आते हैं कि आज का वेदर बहुत ही ह्यूमिड है, यानी कि आज का जो हवा बह रही है उस हवा में काफी ज्यादा मॉइस्चर है, इसलिए हम कहते हैं ह्यूमिडिटी है। या फिर हमने कह दिया कि लास्ट वीक से ना काफी ज्यादा गर्मी लग रही है, तो ये हमने कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड किया है कि भाई आज का टेम्परेचर इतना है, कल का टेम्परेचर इतना था, परसों का टेम्परेचर इतना है। तो इस हिसाब से हम एक मीन एवरेज टेम्परेचर निकालते हैं और हम बताते हैं कि इस एरिया का टेम्परेचर ऐसा है और उस हिसाब से इतनी गर्मी पड़ रही है। यानी कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि जो वेदर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। ठीक है, वेदर क्या है, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ स्पैन में, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये चेंज भी हो सकता है। जैसे हमने प्रिडिक्ट किया, लेट सपोज हमने प्रिडिक्ट किया कि भाई आज बहुत ज्यादा गर्मी रहने वाली है, सन अपने मतलब अपार सीमा में होगा। ठीक है, मॉर्निंग के टाइम पे तो सनी था लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अचानक से जो है कहीं से क्लाउड जो है अपीयर हो गया और पता नहीं कहाँ से बरसात हो गई। हमने ये भी एक्सपीरियंस किया। दूसरा हमने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि कई बार बहुत ज्यादा बरसात हो रही है और अचानक से वो गायब हो गया और एकदम ब्राइट सनशाइन आया। ठीक है, तो ये जो हमने प्रिडिक्शन किया है ना, वो हमने अपने एक्सपीरियंसेस से प्रिडिक्शन किया है कि इस तरीके का भी
जो वेदर है वो होता है। यानी कि वेदर जो है वो प्रिडिक्शन करना इज नॉट 100% श्योर कि मतलब आज जो है सनी ही होने वाला है। अचानक से वेदर जो है वो चेंज भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट दिख रहा होगा ग्राफ में, कि आपने जब देखा, जो आपने शिलोंग का ये एक है, मेघालय रीजन का है, टेम्परेचर यहाँ पे दिखा रहा है कि 3 अगस्त को टेम्परेचर जो है वो 26 डिग्री था, 4 अगस्त को देखा 23 डिग्री हो गया, अगेन जब आपने 5 अगस्त को देखा 25 डिग्री। यानी वेरिएशन देख रहे हो, आपको इस ग्राफ से ही समझ में आ गया कि कितना ज्यादा वेरिएशन है। यानी हर दिन जो है वेदर जो है वो चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक हफ्ता जो है वेदर 26 डिग्री ही चल रहा है, यानी वेरी करता है। वेरिएशन जो है हर जगह का, हर दिन का वेरी करता है। यानी कि वेदर जो है वो मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। इसी हिसाब से हम टेम्परेचर को भी, हर दिन का टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, दोनों ही हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो इनको हम रिकॉर्ड करते हैं थर्मोमीटर के हिसाब से। आपने थर्मोमीटर पढ़ा है कि 2 टाइप का थर्मोमीटर होता है, जो आपने चैप्टर हीट पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था। एक तो होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल होता है बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए, लेबोरेटरी होता है जो लैब में हम यूज करते हैं कि मिल्क का कितना टेम्परेचर है या पानी का कितना टेम्परेचर है या किसी भी लिक्विड चीज का कितना टेम्परेचर है, वो चीज को जो हमें टेम्परेचर को नापना होता है तो हम नापते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर से। लेकिन जब हमें हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को नापना होता है, ठीक है, कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है या मिनिमम टेम्परेचर कितना है, तो हम एक थर्मोमीटर से नापते हैं, दैट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, सॉरी मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। ठीक है, इस डिवाइस से नापते हैं, ये एक स्पेशल थर्मोमीटर होता है। ठीक है, अब आपको ये बात समझ में आ गई कि मैक्सिमम टेम्परेचर है या मिनिमम टेम्परेचर, वो किस बात पे डिपेंड करेगा? वो बात डिपेंड करेगा सन के ऊपर। तो सन क्या है? इट इज अ प्राइमरी सोर्स, क्योंकि अल्टीमेटली हीट कहाँ से आ रही है? हीट तो वही सन से आ रही है। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका प्राइमरी सोर्स है। अब सन क्या है? इट इज अ वेरी ह्यूज स्फीयर। हमारे धरती से सन का जो दूरी है वो काफी दूर है, पहली बात। दूसरी बात, सन का जो टेम्परेचर है, अंदर ही अंदर इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा है और इस हाई टेम्परेचर की वजह से ही ये बहुत ज्यादा हीट एमिट करता है। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा हीट जो है एनर्जी के फॉर्म में हमारे तक पहुंचता भी है, और वही एनर्जी के फॉर्म में इस धरती पे पहुंचता है, और धरती पे उस एनर्जी से बहुत सारे काम होते हैं। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था ऑटोट्रॉफ्स के बारे में, आपने देखा कि बहुत जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, यानी अपना खाना वो खुद बनाते हैं। तो अपना खाना वो खुद बना रहे हैं, कैसे बना पा रहे हैं भाई? इसी एनर्जी के हिसाब से, इसी एनर्जी की वजह से उनको सनलाइट, अगर सनलाइट ना मिले तो प्लांट जी ही ना पाए, और अगर प्लांट नहीं जिएंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम भी जो है रिस्पायर नहीं कर सकते और हम भी खत्म हो जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं जो ये सन है वो प्राइमरी सोर्स है हम सबके जीने के लिए। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही। अब दूसरी बात कि सन के साथ, अब सन जो है वो हर जगह के लिए सेम ही है, चाहे कोई बंदा सी में रह रहा है, चाहे वो डेजर्ट एरिया में रह रहा हो, चाहे वो माउंटेन एरिया में, हिली एरिया में रह रहा हो। कहीं पे आपको बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है, कहीं पे आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, ठीक है, कहीं पे आपको ठंडी गर्मी थोड़ा थोड़ा हर चीज एहसास हो रहा है। तो जब सन एक ही है, यानी कि प्राइमरी सोर्स जब सबका सन ही है, तो कहीं का टेम्परेचर ऐसा, कहीं का टेम्परेचर डिफरेंट क्यों है? हर जगह का टेम्परेचर डिफरेंट क्यों है? क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, ये भी बात पे डिपेंड करता है कि वहां का क्लाइमेट या वहां का वेदर कैसा रहने वाला है। तो इन दोनों ही चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो सन और दूसरा एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब वेदर आई गेस सबको समझ में आ गया कि डे टू डे रिपोर्ट्स जो है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू द ह्यूमिडिटी या रेनफॉल, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बेसिस पे जब हम डे टू डे रिपोर्ट्स निकालते हैं, दैट इज वेदर। तो क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट होता है जब हमने पिछले 25 साल का हमने एक वेदर पैटर्न देखा कि मान लीजिए अपने, जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, पिछले 25 साल का मैंने बोला, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 1 साल का दिखाया है वेदर रिपोर्ट को, इंफॉर्मेशन दिया है क्लाइमेट का। जैसे मान लीजिए कि श्रीनगर का आप यहाँ टेम्परेचर देख रहे हो, मिनिमम टेम्परेचर आप इसमें देखिए पूरे में, यानी कि जैन से लेकर दिसंबर तक आप मिनिमम टेम्परेचर देखिए, यहाँ पे आपको फेब में दिख रहा है -0.6, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर देखिए आपको दिख रहा है 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है इस जगह का। कहाँ का? जम्मू एंड कश्मीर का। और यहाँ पे इन दोनों में जो आपको रेंज दिख रहा है काफी ज्यादा वाइड है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका रेनफॉल है, मीन टोटल रेनफॉल 99 mm है, इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं।
ठीक है। दूसरा, जब आपने केरला का क्लाइमेट देखा तो वहां पे आपको मिनिमम जो आपको टेम्परेचर दिखा वो आपको दिखा 22.2, ये आपका मिनिमम टेम्परेचर है। ठीक है। मैक्सिमम जब आपने टेम्परेचर देखा तो आपने देखा दो महीने का दिख रहा है 32.6 और 32.6, यानी कि यहाँ पे आप जो रेंज देख रहे हो सिर्फ 10 डिग्री का अप्रोक्स, सिर्फ 10 डिग्री का जो है रेंज है। ठीक है। और उसी तरीके से जब आप रेनफॉल देख रहे हो तो आपको 321 ये मैक्सिमम रेनफॉल दिख रहा है। तो इन दोनों के हिसाब से आपको क्या समझ में आया? आपको समझ में आया कि जो केरला का जो टेम्परेचर है, ठीक है, केरला का टेम्परेचर काफी ज्यादा हॉट और वेट है, और जम्मू कश्मीर का कंपैरिजन किया जा रहा है तो जम्मू कश्मीर का जो टेम्परेचर है वो केरला के हिसाब से मॉडरेटली हॉट है और वेट है। ठीक है। ये आपको दो बात समझ में आ गई, यानी कि ये काफी ज्यादा गर्म प्रदेश है और जम्मू जो है वो मॉडरेटली हॉट है, आप कह सकते हो कोल्ड क्लाइमेट है वहां का। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब उसी तरीके से हम एग्जाम्पल देते हैं, दूसरा एग्जाम्पल राजस्थान का। तो आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वहां का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई रहता है। तो आपको ये पता है कि जो आपका राजस्थान है वो डेजर्ट एरिया है, तो वहां का कैसा टेम्परेचर रहने वाला है? हॉट एंड ड्राई। ठीक है। जब आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हो यानी आसाम, मेघालय इस तरफ जाते हो तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो वहां का जो एटमॉस्फेयर होता है दैट इज वेट एटमॉस्फेयर। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दी टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू दी रेनफॉल या अकॉर्डिंग टू दी ह्यूमिडिटी, जितने भी एलिमेंट्स हैं वेदर के, उसके अकॉर्डिंग जब हम एक मीन देखते हैं तो उससे हमको समझ में आता है कि वहां का एग्जैक्ट 25 साल का जब हम देख रहे हैं तो हमको समझ में आता है कि वहां का एग्जैक्ट क्लाइमेट कैसा है, वो डेजर्ट एरिया है कि वो ट्रॉपिकल एरिया है कि वो पोलर रीजन है। इसी बेसिस पे हम वहां का नाम जो है वो डिसाइड करते हैं। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने क्लाइमेट को डिसाइड किया। तो जैसा भी क्लाइमेट है, अगर क्लाइमेट कोल्ड है तो वहां पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करेंगे। अगर क्लाइमेट काफी हॉट है तो वहां पे रहने वाले एनिमल्स उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोल्ड क्लाइमेट में जो रहने वाला एनिमल है उसका स्किन आप देखोगे काफी ज्यादा थिक स्किन होगी। ठीक है। उनके स्किन में फर होगा, यानी कि इंसुलेशन को लॉक करने वाला होगा। उसी तरीके से जब आप हॉट क्लाइमेट वाले एनिमल्स को देखोगे उनकी स्किन काफी पतली सी होगी। ठीक है। या फिर कई बार मोटी भी होगी तो प्रोटेक्ट करने के लिए फरी वाली स्किन नहीं होगी। जो भी हॉट क्लाइमेट में एनिमल्स रहते हैं तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं अडेप्ट कर रहे हैं। क्यों अडेप्ट करना है? इनको अडेप्ट करना है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जिस भी क्लाइमेट में वो रह रहे हैं। ठीक है। तो एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच दे लिव, जिसमें भी रह रहे हैं ना उस हिसाब से वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट करते हैं उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को या उस पर्टिकुलर क्लाइमेट को। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कोल्ड और हॉट क्लाइमेट में रह रहा है, उस हिसाब से उनके अपने स्पेशल फीचर्स होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो एग्जांपल्स दे रहे हैं हम लोग, पोलर रीजन्स और ट्रॉपिकल रीजन्स। इन दो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इन दो रीजन का जब हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो टेम्परेचर होगा ना काफी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर दिखेगा, यानी कि जो पोलर रीजन है वहां का बहुत ही कम टेम्परेचर होगा। जो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहां का काफी ज्यादा टेम्परेचर होगा इन कंपेरिजन टू पोलर रीजन्स। ठीक है। तो पोलर रीजन्स में रहने वाले कुछ वेल नोन कंट्रीज कौन सी हैं? कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का एंड यूएसए एंड साइबेरियन रीजन्स ऑफ रशिया। उसी तरीके से जब हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखेंगे वहां कौन से हैं? इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इस पर्टिकुलर रीजन्स में रहते हैं। ठीक है। लेट्स सपोज पहला हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं पोलर रीजन्स के बारे में। तो पोलर रीजन्स जो है वहां पे एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट होता है, यानी कि वहां पे एक्सट्रीम कोल्ड है। जब एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट होगा तो यानी कि वहां पे बहुत ज्यादा स्नो होगा। ठीक है। स्नो जो है किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। तो यानी कि वहां के जो एनिमल्स होंगे ना मोस्टली वो आपको व्हाइट कलर के क्लाइमेट के हिसाब से व्हाइट कलर के एनिमल्स भी मिलेंगे। ठीक है। अब इसका मतलब ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि सारे के सारे एनिमल्स व्हाइट ही कलर के होंगे, लेकिन मोस्टली होंगे, क्योंकि वो अपने आप को देखो कोई भी एनिमल को ना 3 काम करना होता है। एक तो पहला काम उनको अपने आप को जितने भी प्रेडेटर्स हैं उनसे अपने आप को बचाना होता है, एनिमी से अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है। दूसरी चीज उनको कैच को प्रे भी कर मतलब जो प्रे है उनको कैच भी करना होता है क्योंकि भूख भी तो लगती है अल्टीमेटली। ठीक है। तो प्रे भी चाहिए, तो जब वो छुप जाते हैं तो इस तरीके से वो प्रे को भी पकड़ सकते हैं। और तीसरा काम अपने आप को अडेप्ट करना, तो अडेप्ट करने के लिए नेचर उनको ऐसा फीचर प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से वो अपने आप को अडेप्ट भी कर पाते हैं।
ठीक है। तो पोलर रीजन के बारे में आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि वहां पे जैसे ऑल्टरनेट चलता है, 6 महीने सनसेट ही नहीं होगा और 6 महीने सनराइज ही नहीं होगा। ठीक है, तो यही है, फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स वाइल फॉर द अदर 6 months द सन डज नॉट राइज। ठीक है, और वहां पे विंटर का जो टेम्परेचर होता है वो -37 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है, यानी कि बहुत ही सिवियर कंडीशंस है। तो इतने सिवियर कंडीशंस के लिए जितने भी आपके एनिमल्स हैं वो उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट भी करते हैं, और अगर अडेप्ट नहीं कर पाते हैं तो वो फिर माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, किसी ऐसे रीजन में जहां का टेम्परेचर इतना ठंडा नहीं है। जैसे यहाँ पे जो अडेप्ट कर रहे हैं उनके एग्जांपल्स है जैसे कि पोलर बियर और पेंगुइन। ठीक है, पोलर बियर के बारे में थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक दिया है फ्लो चार्ट पोलर बियर के बारे में। देखो, पोलर बियर जो होता है उनके ना सबसे पहले उनका जो व्हाइट फर होता है वो इतना व्हाइट होता है कि वो इजिली स्नोई व्हाइट बैकग्राउंड में वो क्लियरली विजिबल नहीं हो पाते हैं। तो वो अपने आप को प्रेडेटर से प्रोटेक्ट भी कर पा रहे हैं, और प्रे भी उनको देख नहीं पाता है तो आराम से प्रे को कैच भी कर लेते हैं। ठीक है, अब उसी के साथ उनका जो ये आपको ये ऊपर की स्किन देख रहे हैं ना, काफी फरी स्किन है। ठीक है, तो ये जो फरी स्किन होती है वो 2 थिक लेयर्स ऑफ फर होते हैं। अब ये किस लिए होते हैं? ताकि उनको उस कोल्ड वेदर में ना उनको गर्मी का एहसास हो, यानी कि वार्म उनको लगे। अब ये जो आपका थिक लेयर ऑफ फर है, यानी कि मान लीजिए ये 2 थिक लेयर्स ऑफ फर है, इनके अंदर ना काफी मोटी सी फैट की स्किन होती है। तो ये जो है इंसुलेशन को लॉक कर देता है। ठीक है, दिस फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट्स वार्म, उसको वार्म रखता है। ठीक है, उसके साथ साथ इनका जो स्मेल का जो सेंस होता है वो भी काफी स्ट्रांग होता है। तो इसकी वजह से भी वो आराम से जो प्रे है, अगर कभी मान लो पास आ रहे हैं तो वो आराम से उसको देख सकते हैं, उसके ऊपर आराम से अटैक कर पाते हैं, क्योंकि ये पहले से ही एक्टिव हो जाते हैं कि अभी मुझे प्रे के ऊपर अटैक करना है। ठीक है, इसीलिए उनके जो क्लॉज होते हैं ना काफी शार्प होते हैं। ठीक है, कर्व्ड होते हैं, काफी शार्प क्लॉज होते हैं, जिससे वो इजिली जो है प्रे के ऊपर अटैक करें तो एक ही वार में उसको खत्म भी कर दें। और उसी के साथ साथ इनके जो ये कर्व्ड क्लॉज होते हैं और इनके जो पॉज होते हैं वो इस तरीके से पॉज होते हैं, यानी कि पॉज कहीं ना कहीं सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। अब जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो ये जो स्नो है ना, स्नो में जैसे हम लोग चलते हैं तो हमारे पांव अंदर धंस जाते हैं। ठीक है, तो हमको ऐसे जूते प्रोवाइड किए जाते हैं वहां चलने के लिए, जिसका सरफेस एरिया थोड़ा ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, वो स्नो में अंदर धंसेगा नहीं। तो इसी तरीके से पोलर बियर के जो ये फीट होते हैं ना वो भी वेब्ड होते हैं और इस तरीके से होते हैं कि वो जो स्नो में अंदर धंसते नहीं है, तो ईजिली वो उस पर चल पाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से पेंगुइन भी होते हैं, पेंगुइन के भी इस तरीके से फीट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा जो आपको एग्जाम्पल है पेंगुइन का, आपको आई गेस ये सारी चीजें जो लिखी हुई है ना ये फ्लो चार्ट में इन्होंने समझा दिया। पेंगुइन के बारे में समझते हैं। पेंगुइन भी जो है थोड़ा व्हाइट एंड ब्लैक कलर का होता है, जिससे वो मतलब बैकग्राउंड व्हाइट बैकग्राउंड से आराम से मैच कर जाता है और एनिमी जो है उसको देख नहीं पाता। दूसरी जो बात है कि उसके ऊपर भी जैसे मोटी स्किन, क्योंकि ये भी तो पोलर रीजन में ही पाए जा रहे हैं, तो इनके ऊपर भी मोटी स्किन होती है और मोटी स्किन से अपने आप को बचा पाते हैं ये। ठीक है, और उसके साथ आपने कई बार देखा होगा कि जब भी आप ऐसे कोई भी इमेज देखते होंगे पेंगुइन का, वो इस तरीके से एक दूसरे को हमेशा हडल करके रखते हैं। ये हडल करने से क्या होगा, उनको जब एक साथ वो पूरे पेंगुइन एक साथ रहते हैं और हडल करके रखते हैं तो इससे भी उनको कहीं ना कहीं गर्मी मिलती है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो पेंगुइन होते हैं उनके जो फीट, ये देखो फीट दिख रहे हैं, फीट ना पैडेड होते हैं और उसके साथ साथ उसमें वेब्स भी होते हैं। तो ये जो इस तरीके से पोलर बियर और पेंगुइन, इन दोनों की जो पैड्स होते हैं, इन दोनों के जो ये फीट होते हैं वो इतने पैडेड और इतने फ्लफी और उसके साथ साथ वेब्ड होते हैं, तो इससे क्या होगा, वो आराम से पानी में स्विम भी कर पाते हैं। तो याद रखना, जो पेंगुइन होते हैं और जो पोलर बियर्स होते हैं, दे बोथ आर गुड स्विमर्स, बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है। जैसे फिशेज है उनकी भी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, तो आराम से वो पानी में तैर पाते हैं। वैसे ये दोनों भी है, आराम से तैर पाते हैं। इनके फीट में वेब्स भी होते हैं जो उनको गुड स्विमर्स बनाते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से बहुत सारे दूसरे एनिमल्स भी होते हैं जो पोलर रीजन्स में रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फिशेस हैं, मस्क ऑक्सन है, रेंडियर है, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स एंड बर्ड्स, ये सब भी रहते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि ये जो फिशेस हैं या जो ये बर्ड्स होते हैं, आपको पता है कि जो बर्ड्स होती हैं वो होती हैं वार्म ब्लडेड, जैसे हम होते हैं वार्म ब्लडेड। तो यानी कि हमारा वार्म ब्लडेड क्या होता है, जो जिसका
अपना टेम्परेचर जो है अकॉर्डिंग टू दी एटमोस्फेयर वो चेंज नहीं होता। यानी कि अगर मान लीजिए जैसे ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, आप मान लीजिए बहुत ही गर्म प्रदेश में जाओ तो ऐसा नहीं है कि आपका टेम्परेचर 23 हो गया या 38 हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यानी एटमोस्फेयर के हिसाब से अगर हमारा टेम्परेचर जो है बॉडी का टेम्परेचर इधर उधर नहीं हो रहा है तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है टू सर्वाइव इन दैट टेम्परेचर। तो हम एनिमल्स जो है कोट पहन लेते हैं या कैप पहन लेते हैं, लेकिन बर्ड्स क्या करती हैं उस कोल्डर एनवायरनमेंट से वो माइग्रेट कर जाती है किसी वार्मर एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो फिशेज होती हैं वो कोल्ड वाटर में रह लेती हैं, लेकिन जो बर्ड्स होते हैं वो वार्मर एरिया में चले जाते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो माइग्रेट करते हैं वार्मर रीजन में। जब विंटर खत्म हो जाता है तो वापस जो है वो अपने एरिया, अपने नेटिव प्लेस में आ जाते हैं। और मोस्टली जो है डेस्टिनेशन वो इन बर्ड्स का इंडिया ही होता है। इंडिया में आपको पता है कि डाइवर्स एनवायरनमेंट है, डाइवर्स एटमॉस्फेयर है। जब आप ऊपर से नीचे जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पहुंचोगे आपको बहुत डाइवर्स मिलेगा, टेम्परेचर भी, क्लाइमेट भी, सब कुछ। ठीक है, जैसे आपने एग्जाम्पल सुना होगा साइबेरियन क्रेन जो है वो राजस्थान के भरतपुर में आती है या हरियाणा के सुल्तानपुर में आती है। ये सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे। तो ये कहीं ना कहीं माइग्रेट करती हैं। अब माइग्रेटरी बर्ड्स की बात अगर हम करें तो ये जो है लगभग कई बार 15,000 किलोमीटर तक भी माइग्रेट कर जाती है इन एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन से बचने के लिए। यानी कि अपने घर से इतना दूर 15,000 किलोमीटर चली जाती है। ठीक है, मान लीजिए कि किसी एक जगह से यहाँ पे बहुत ज्यादा, यहाँ पे ये उनका नेटिव प्लेस है और बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ठंडा ये देश है, तो ये यहाँ से माइग्रेट कर गए कितना, 15,000 किलोमीटर। सारे के सारे बर्ड्स ऐसा नहीं करती, कुछ बर्ड्स होती हैं जो इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, वो किसी ऐसे एरिया में चले गई जहां पे वार्मर टेम्परेचर है। ठीक है, फिर क्या होगा, जैसे ही उनका नेटिव प्लेस में ये ठंडी खत्म हो जाएगी, ये दोबारा से यहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे अपने नेटिव प्लेस में। ठीक है, अब ये बात अभी भी आश्चर्यजनक या मिस्ट्री है कि किस तरीके से वो नेविगेट करती हैं अपने मतलब नेटिव प्लेस को दोबारा कैसे पहचान जाती हैं। तो इसके कई एग्जांपल्स हैं। जैसे उनको ना एक बिल्ट इन सेंस होता है डायरेक्शन का कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, ये बर्ड्स को पता होता है। वो कैसे पता करते हैं, सन को देख के, अगर दिन में माइग्रेट कर रहे हैं तो सन को देख के गाइड करते हैं अपने आप को, अगर रात में सफर कर रहे हैं तो स्टार्स के हिसाब से करते हैं, या कई बार मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से भी वो जो है अपने आप को गाइड कर रहे होते हैं। इवन जो है वो बहुत सारे लैंडमार्क्स के हिसाब से भी अपने आप को गाइड करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे वो माइग्रेटरी बर्ड्स जो है हेल्प करते हैं अपने आप को नेटिव प्लेस से किसी वार्मर रीजन तक जाने के लिए और वार्मर रीजन से अपने नेटिव प्लेस तक जाने के लिए। और जैसे ये बर्ड्स कर रहे हैं ऐसे ही बहुत सारे फिशेस भी माइग्रेट करती हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स भी माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ मोर हॉस्पिटेबल क्लाइमेट। तो ये मोस्टली माइग्रेट किस पर्पज से करते हैं, तो इनका पर्पज होता है या तो स्पॉनिंग, ठीक है, या तो स्पॉनिंग के लिए माइग्रेट करते हैं या तो फिर फीडिंग के लिए माइग्रेट करते हैं, खाने के लिए या फिर रिप्रोडक्शन के लिए माइग्रेट। ये दो ही रीजन्स होते हैं। अब दूसरी बात, पोलर रीजन की आपको बात समझ में आ गई। दूसरी बात है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जैसे कि आपका पोलर रीजन काफी ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट, यहाँ का एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट होता है और लोकेशन के हिसाब से ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये इक्वेटर के पास प्रेजेंट होता है। जैसे आपने ये ग्लोब देखा है ना, तो ग्लोब में यहाँ बीच में इक्वेटर होता है और यहाँ पे होते हैं पोल्स। ये है आपका नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ और ये है आपका साउथ पोल, ये बीच में है इक्वेटर और यहीं पे जो है आपका ये जो है ये आपका ट्रॉपिकल रीजन है। ठीक है, जहां पे आपका इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया ये सब प्रेजेंट है। ठीक है, इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ का मतलब आपने पोलर रीजन का देखा ना, कोल्डर टेम्परेचर कितना है, -37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है, लेकिन हमारा टेम्परेचर जो है कितना है 15 डिग्री सेल्सियस, वो भी पॉजिटिव। और हॉट समर्स के टाइम पे ये 40 डिग्री सेल्सियस भी क्रॉस कर जाता है और कई बार डे और नाइट दोनों जो है वो इक्वल होते हैं थ्रू आउट द ईयर। तो इस रीजन में बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, ये बात भी आपको पता है कि दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। और इंपॉर्टेंट फीचर क्या है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, कि ये वेस्टर्न घाट में या इंडिया के असम में, साउथ ईस्ट एशिया में, सेंट्रल अमेरिका और सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, और क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है, यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो काफी वार्म यानी काफी गर्म प्रोवाइड करता है, बरसात काफी ज्यादा होती है। तो देखिए ये दोनों ही चीजें ना कहीं आपको ये एहसास दिला रही है कि यहाँ का जो
टेम्परेचर के हिसाब से जो प्लांट्स होते हैं वो उनको सपोर्ट करे। ये रीजन जो है सपोर्ट करता है वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स और वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स को, यानी कि यहाँ पे आपको जो प्लांट के जो डाइवर्सिटी मिलेगी बहुत ज्यादा मिलेगी, एनिमल्स की डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा मिलेगी। अमेजन रेन फॉरेस्ट या एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही मिलते हैं। ठीक है, कुछ मेजर टाइप्स के एनिमल्स जो रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जा रहे हैं, दैट इज मंकीज, एप्स, गोरिल्ला, टाइगर्स, एलिफेंट, लेपर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, और भी बहुत ज्यादा वैरायटी है। ये सब के सब आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिल रहे हैं। ठीक है, इस क्लाइमेट में आपको क्या समझ में आया कि हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग एनॉर्मस नंबर एंड अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, यानी कि यहाँ पे अगर मैं एक वर्ड में कह पाऊं तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। बायोडाइवर्सिटी क्या मतलब होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ, लाइफ ऑफ एनिमल्स, लाइफ ऑफ प्लांट्स, उनकी डाइवर्सिटी, उनकी वेराइटी बहुत ज्यादा होती है। ये उनकी वेराइटी को सपोर्ट करता है यहाँ का टेम्परेचर। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ के नंबर्स इतने ज्यादा हैं तो यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होगा। किसका किसका कंपटीशन होगा? फूड का और शेल्टर का। ठीक है, क्योंकि अगर एनिमल्स रह रहे हैं, लाइफ ऑफ मैंने कहा क्या कहा, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स की, तो जब बहुत ज्यादा एनिमल्स रहेंगे या बहुत ज्यादा प्लांट्स रहेंगे, अगर मान लीजिए कोई एक रीजन, कोई फॉरेस्ट एरिया है, तो अगर बहुत ज्यादा प्लांट्स है वहां पे, तो वहां कॉम्पिटिशन किस लिए होगा? जो सन की जो एनर्जी मिल रही है, तो वो जो हायर प्लांट्स होंगे उनको आसानी से सन का मिल जाएगा, लेकिन जो यहाँ पे नीचे जो घास वास होंगे उनको आसानी से नहीं मिलता वो वहां का वो एनर्जी जो है सन की। तो देखिए वहां कॉम्पिटिशन हो गया ना। उसी तरीके से एनिमल्स है, एनिमल्स को खाना या एनिमल्स के रहने की जगह, उसमें भी कंपटीशन होता है। ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स, अब क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ऐसा है तो यहाँ के एनिमल्स को भी उसी हिसाब से अपने आप को अडेप्ट रखना पड़ता है टू सर्वाइव इन दिस पर्टिकुलर एनवायरमेंट। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल है रेड आइड फ्रॉग। ठीक है, फिगर 7.7 में यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखो ये फ्रॉग है ना, दिख रहा है, रेड आइड फ्रॉग ये आपका है, हैज डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइंब ट्रीज ऑन विच इट लिव्स। जिस भी पेड़ पे रहता है ना, तो अब पेड़ पे चढ़ने के लिए भाई ऑब्वियसली इसके पास जो है स्टिकी पैड्स होने चाहिए। तो इनके जो पांव होते हैं ना, इस तरीके से उसमें ये पैड्स होते हैं, तो ये काफी चिपचिपे होते हैं, ये जैसे पेड़ पे चढ़ते हैं तो चिपक जाते हैं और उसके बाद आसानी से ये ट्रीज पे क्लाइंब कर पाते हैं, क्योंकि उसी ट्रीज पे रहते हैं तो उनको उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना है। अब जैसे मंकीज हैं, उनके पास भी इस तरीके से फीचर्स होते हैं, मतलब ऑब्वियसली ये स्टिकी पैड्स नहीं होते, लेकिन उनके पास ये देखो ग्रैबिंग पावर बहुत अच्छी होती है। टेल होता है जो कि आराम से जो है कर्ल कर जाता है ट्रीज के ब्रांचेस पे। लॉन्ग टेल्स होती हैं ग्रास्प करने के लिए ब्रांचेस को। उनके जो हैंड्स और जो फीट होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से बने हुए होते हैं कि ब्रांचेस को इजीली होल्ड कर पाते हैं और छूटता नहीं उनसे ब्रांचेस। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अडेप्ट होने के लिए भी इन एनिमल्स को फूड और शेल्टर के लिए जो है कॉम्पिटिशन करना है। एक स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल्स है बर्ड टाउकैन का, फिगर 7.9। आप ये बर्ड को देख लीजिए, ये है आपका, ये बर्ड के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, विच पॉजेज अ लॉन्ग लार्ज बीक, दिस हेल्प्स अ टाउकन टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट। ठीक है, मतलब नॉर्मली जो ये क्या करते हैं, इतने लंबी बीक के हेल्प से वो उन फ्रूट्स को या जो भी बड़े बड़े फ्रूट्स होते हैं उनको आसानी से ग्रैब कर पाती है, पकड़ पाती है। तो बॉडी का जो वेट देखिए काफी कम है, तो अगर इस हिसाब से अगर वो काफी हैवी फ्रूट को पकड़ेगी तो वो नहीं पकड़ पाएगी, इसलिए इसका बीक इस तरीके से मॉडिफाई होता है ताकि वो उस जगह, उस एरिया के जितने भी फ्रूट्स हैं उनको उन तक पहुंच पाए, उनको पकड़ पाए। बहुत सारे ऐसे ट्रॉपिकल एनिमल्स होते हैं जिनमें सेंसिटिव हियरिंग, अब क्योंकि देखो कंपटीशन होगा तो ऑब्वियसली एनिमी भी बहुत ज्यादा होंगे, प्रीडेटर्स भी बहुत ज्यादा होंगे, तो उनके हिसाब से इनको जो है अपने आप को अडेप्ट करना है। कैसे? हियरिंग भी उनकी शार्प होनी चाहिए, आई साइट जो है वो शार्प होनी चाहिए, स्किन थोड़ी थिक होनी चाहिए ताकि पानी पूरा का पूरा जो है सन ले ना जाए, सूख ना जाए पानी उनका, या जो स्किन का कलर होता है वो कैम्यूफ्लेज करना चाहिए, ब्लेंड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू दी सराउंडिंग। क्यों करना है इसको, कैम्यूफ्लेज क्यों करना? अगेन एनिमी से बचने के लिए, दिस इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो बिग कैट्स होती हैं, जैसे लॉयंस हैं, टाइगर्स हैं, उनको आपको पता है कि उनकी स्किन काफी मोटी होती है और काफी सेंसिटिव हियरिंग होती है, हल्की सी चिहुक उनको समझ में आ जाती है। ठीक है, उसी तरीके से लॉन्ग टेल्ड मकाक होते हैं जिसको आप लोग बियर्ड एप भी कहते हैं, वो रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? वेस्टर्न घाट्स में।
ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस ना एग्जाम में कई बार आ जाते हैं। लॉयन टेल्ड मकाक, जिनको हम लोग बियर्ड एप कहते हैं, वो कहाँ रहते हैं? वेस्टर्न घाट में रहते हैं, ठीक है। इट मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज द सिल्वर व्हाइट मेन विच सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चीक डाउन टू इट्स चीन। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना, ये जो आपको मकाक का जो फेस दिख रहा है वो आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना, हल्का सा सिल्वरिश व्हाइट कलर का होता है। ये इसका एक बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर है, जिससे आप इसको देख के आसानी से समझ पाते हो कि ये मकाक है, ठीक है। सो इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स एंड इट ऑल्सो ईट्स सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स एंड बर्ड्स, ये सब खाता है। जो बियर्ड एप होता है ये इंसेक्ट्स को भी सर्च करता है अंडर द बार्क ऑफ ट्री, और उसके बाद वो उन ट्रीज से जितने भी फूड हैं वो सारी चीजों को लेता है, ठीक है। बेसिकली नॉर्मली जो जितने भी एनिमल्स जैसे भी करते हैं वैसे ही है ये नॉर्मली, और ये ट्रीज में ही मोस्टली बैठा रहता है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल है इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, दैट इज एलिफेंट। ये आपको बगल में जो दिख रहा है दैट इज इंडियन एलिफेंट। तो इसके पास भी वो अडेप्टेशंस हैं कि जैसे आप इसके ट्रंक को देखिए, इट यूजेस इट्स नोज बिकॉज ऑफ इट हैज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। The trunk also used for picking up food. More of its tusks are modified teeth. ये आपको जितने भी एग्जाम्पल्स फीचर्स दिख रहे हैं, आपको एलिफेंट्स के फीचर्स दिख रहे हैं, ठीक है। These can tear bark of the trees that elephants loves to eat. So the elephant is able to handle the competition of the food rather well. Large ear of elephants जो होते हैं वो उनको जो सॉफ्ट साउंड होते हैं वो इजीली देख पा रहे हैं, जो इनके ट्रंक होते हैं वो इजीली पेड़ों को तोड़ पाते हैं, जो इनके टस्क होते हैं वो ठीक है यूज होते हैं। उसके बाद इसी तरीके से दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। क्या हेल्प करता है? उनके जो ये लार्ज ईयर्स होते हैं वो उस तरीके से उसको हिलाते रहते हैं, जिससे उनको इस हॉट क्लाइमेट पे हल्की हल्की हवा मिलती रहती है और वो उस क्लाइमेट में आसानी से रह लेते हैं। तो आपको अडेप्टेशन समझ में आ गया ना कि किस तरीके से इस हॉट क्लाइमेट में ये एनिमल्स कैसे अपने अंदर कुछ फीचर्स को लेके आ रहे हैं, जिससे वो इस एनवायरमेंट के हिसाब से सर्वाइव कर पा रहे हैं। उसी तरीके से अपने पोलर रीजन में भी देखा कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि आपके पोलर बियर और आपके पेंगुइन्स के बारे में, कि वो किस तरीके से अपने आप को अडेप्ट कर पा रहे हैं इस एनवायरमेंट में रहने के लिए, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो हैं इस चैप्टर में वो उसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। जो 25 साल को हम देखते हैं दैट इज क्लाइमेट। नेक्स्ट है अ प्लेस रिसीव्स वेरी little rainfall and the temperature is high throughout the year, the climate of that place will be, काफी ज्यादा ड्राई क्लाइमेट होगा और काफी ज्यादा हॉट क्लाइमेट होगा। देखो लिटिल रेनफॉल है यानी कि ड्राई क्लाइमेट, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है तो यानी कि हॉट क्लाइमेट। द टू रीजन्स ऑफ द अर्थ विद एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस आर, कौन से हैं? तो हमने दो ही के एग्जांपल्स पढ़े, दैट इज पोलर रीजन और दूसरा आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये दो एग्जांपल्स हैं। जम्मू एंड कश्मीर का आपको टेम्परेचर समझ में आ गया है, दैट इज कोल्ड एंड वेट, या आप कह सकते हो मॉडरेटली, जैसा इस चैप्टर में लिखा है तो मॉडरेटली हॉट और उसके बाद एंड वेट होगा, ठीक है। केरला का आपको समझ में आ गया, केरला जो है वो हॉट है एंड आपका वेट है। राजस्थान का आपको समझ में आ गया, दैट इज ड्राई एंड हॉट। नेक्स्ट आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो मॉडरेटली हॉट है, ठीक है, मॉडरेटली हॉट है और उसके साथ साथ वेट भी है, ठीक है। अब यहाँ पे और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, ये सब फीचर्स हैं एनिमल्स के, कैसे फीचर्स उनको डिपेंड करते हैं, कैसे अडेप्टेशंस वो कर रहे हैं, वो सारी चीजें, ये क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हो। कुछ यहाँ पे एमसीक्यूज है। कार्निवोर विद स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी मूव्स वेरी फास्ट व्हाइल कैचिंग इट्स प्रे, इट इज लाइकली टू बी फाउंड इन, ये कहाँ पाए जाएंगे? ऑब्वियसली ये पाए जाएंगे आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। इतने फास्ट वो मूव तो नहीं कर सकते ना, पोलर रीजन वाले मूव तो नहीं कर सकते। नेक्स्ट है विच फीचर अडेप्ट पोलर बियर टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट? व्हाइट फर होता है, फैट ब्लो स्किन होता है, कीन सेंस ऑफ स्मेल ये भी होता है, थिन स्किन नहीं होता, लॉन्ग टेल नहीं होता, वाइड बॉडी पॉज फॉर स्विमिंग, गिल्स फॉर रेस्पिरेशन ये भी नहीं होता। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स अ ट्रॉपिकल रीजन? तो ट्रॉपिकल रीजन को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है हॉट एंड ह्यूमिड, मॉडरेटली टेम्परेचर, हेवी रेनफॉल, कोल्ड एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ड्राई। तो हॉट होता है और ह्यूमिड, ट्रॉपिकल रीजन में काफी ज्यादा मॉइस्चर होता है एयर में, तो हॉट एंड ह्यूमिड होता है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये सारी चीजें हैं जो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको मैंने सॉल्व कर दिया है। तो आई गेस सबको समझ में आ गया है। कोई अगर चीज समझ में ना आए तो बताइएगा जरूर। थैंक यू।